नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्न हैवर साइकिल के बारे में। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने लेटेस्ट एनर्जी पढ़ा था उसी को कैलकुलेट करने के लिए 1990 में बॉर्न हैवर ने एक मेथड दिया था। ठीक है, तो ये जो बॉर्न हैवर साइकिल है ये दो एजम्पशन पे काम करता है। पहला ये कि कोई भी आयनिक सॉलिड अपने कैटायन और एनायन से डायरेक्ट बन सकता है, या कोई भी आयनिक सॉलिड सेवरल स्टेप्स से ट्रेवल करने के बाद बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो उसमें क्या होगा, सिंपल एक लाइन का क्या बोलते हैं फॉर्मेशन होगा। आपके पास एक कैटायन होगा जो अपने गैसेस स्टेट में होगा, आपके पास एक एनायन होगा। देखो यार, हम जितने भी एनायन की बात करेंगे वो क्या होंगे, गैसेस स्टेट के अंदर होंगे। तो देखो हमको बनाना कितना है, हमने क्या देखा था कि लेटेस्ट एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है, 1 मोल के लिए। ठीक है, तो अगर आप अभी बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो x2 है, इसलिए हम क्या करते हैं x2 के आधे मोल लेते हैं। ठीक है, इसका क्या लिया, 1 मोल लिया, इसका क्या लिया, आधा मोल लिया, जिससे ये 1 मोल आयनिक सॉलिड बना। ठीक है, देखो यार आपके जितने भी गैसेस होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, नेचर के अंदर, वो क्या होते हैं, अपने डायटोमिक फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। डायटोमिक मतलब दो के फॉर्म में। और मोनोटॉमिक गैस कौन से होते हैं, नोबल गैसेस। लेकिन नोबल गैसेस क्या होते हैं, कभी भी रिएक्शन नहीं करते, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी डायटोमिक गैस होगा। और लेकिन क्या होगा, उसको हमने आधा मोल लिया। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसके बाद ये जो बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लैटिस एनर्जी। ठीक है, उस लैटिस एनर्जी को अभी अभी के लिए आप डेल्टा एच से डिनोट करो, जिसका वैल्यू कितना है, एक सेकेंड, हाँ, जिसका वैल्यू माइनस क्यू के बराबर है। देखो यहाँ पे माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसको बनने के बाद क्या हुआ, इसको बनने के बाद एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उनको निगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है। निगेटिव का मतलब उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हुई। और जितने भी इंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उनको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव साइन का मतलब जिसको बनाने में एनर्जी लगती है। ठीक है, चलो तो ये बात होगा इसके बारे में, डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो देखो अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, जो क्या होगा, 5 अलग अलग स्टेप से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो देखो ये जो पहला मेथड है इसके लिए डेल्टा एस कितना आया हुआ है, माइनस क्यू आया हुआ है। इस बात को अलग से आप लिख लो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, पहले हम एक सॉलिड लेंगे, यम सॉलिड लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, यम सॉलिड ले लिया। और हम क्या करेंगे, हाफ मोल H2 एक गैस लेंगे। अभी ना ये कैटायनिक फॉर्म में ना ही एनायनिक फॉर्म में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको जो यम सॉलिड है, देखो आप सभी को मालूम है, आपने स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा होगा कि जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो भी सॉलिड चीज होता है उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो सॉलिड कभी भी, सॉरी, कोई भी सैंपल, कोई भी मेटल कभी भी सॉलिड की स्टेट में अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैसेज स्टेट में कन्वर्ट करना होता है तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पहले सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको, थोड़ा बहुत छोटा है ना इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा, यम गैसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगा सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेल्टा H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या, डेल्टा H1 से डिनोट करते हैं। और जो आपका डेल्टा H1 है वो सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ इस यम सॉलिड के बराबर है। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सॉलिड के बराबर है, ये हो गया। फिर इसकी बात करते हैं गैस के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमारे पास H2 है, लेकिन देखो हाँ, किसी चीज को आयनिक सॉलिड को बनाने के लिए हमको आटम्स अलग अलग चाहिए। यहाँ पे एक है, तो हमको क्या चाहिए, इसको तोड़ के यक्स और यक्स में अलग अलग करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये गैसेज स्टेट में है, तो इस टाइम पे इसके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी के द्वारा इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा यक्स होगा, देखो यार ये जो यम यक्स का सैंपल होगा इसमें बहुत सारे यम बहुत सारे यक्स होंगे। ठीक है, तो जो दूसरा यक्स होगा वो दूसरे यम के साथ बॉन्ड बना, क्या बोलेगा, बॉन्ड बनाने के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो अभी एक की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, 1 मोल यम था, तो यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी यस लगा। लेकिन यहाँ पे आधा मोल H2 है,
तो इसको जो तोड़ने में एनर्जी लगा, कौन सा एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, वो कितना लगेगा, आधा लगेगा। तो क्या यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा H2 लिखते हैं। और जो आपका डेल्टा H2 है वो किसके बराबर है, एक सेकेंड, डेल्टा H2 आपका हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल होता तो 1 मोल डिसोसिएशन एनर्जी लगता, मतलब इसको तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ उसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी लगा। ठीक है, लेकिन आधा था तो यहाँ पे आधा मोल लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये गैसेस फॉर्म में है लेकिन न्यूट्रल है, मतलब क्या, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा इसके अंदर से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइंड है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड, अकेला गैसियस आटम, गैसियस भी है आटम भी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, यम प्लस गैसेस के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको हम डेल्टा H3 से कन्वर्ट क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं। और जो आपका डेल्टा H3 है, यहाँ पे साइड में देख लो, वो किसके बराबर है, वो आपके इस यम गैस के आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। ठीक है, अब क्या हुआ, यम प्लस मतलब क्या, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ये यक्स माइनस ले लेगा और क्या कर लेगा, यक्स माइनस गैसेस के फॉर्म में चला जाएगा। तो देखो यार, कोई भी आटम जब इलेक्ट्रॉन को लेती है तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। तो देखो, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज का प्रोसेस होता है। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेता है तो अपने अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यक्स से यक्स माइनस बनने का प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H4 से बोल देते हैं, 4 से, जो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ यक्स गैसेस के बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब इसको इसमें तोड़ने के लिए हमने एनर्जी दिया। और देखो, तोड़ने के लिए एनर्जी दिया मतलब हमने एनर्जी दिया, मतलब वो कैसा प्रोसेस होगा, इंडोथर्मिक। और इंडोथर्मिक को हमेशा हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे प्लस यस भी लिख सकते हो। अब फिर यम गैस से यम प्लस गैस में कन्वर्ट किया, मतलब यहाँ पे भी हमने एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आप आयनाइजेशन एनर्जी के आगे भी प्लस लगा सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी पहला क्या था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डेल्टा H2 क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमने एनर्जी दिया बॉन्ड तोड़ने के लिए, जिससे वहां पे क्या लिखा है, प्लस हाफ H2 प्लस हाफ डी भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यक्स से यक्स माइनस गैस में जाने के लिए एनर्जी हमने नहीं दिया, उसने डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन को लेके अपने अंदर से एनर्जी छोड़ा। और जब एनर्जी कोई चीज छोड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ बनने के बाद उसके अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। इसको आप ऐसे भी देख लो कि यक्स गैस था, उसने यहाँ का इलेक्ट्रॉन लिया, यक्स माइनस गैस बनाया और क्या किया, एनर्जी रिलीज किया। इसी रिलीज एनर्जी को आप निगेटिव साइन से डिनोट करते हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे ये है, एक सेकेंड, चलो यहीं पे थोड़ा सा दिखेगा ना, हाँ चलो दिखेगा। अब क्या होगा, ये और ये मिलेंगे, और ये मिल के क्या करेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर लिखे ना, तो जिससे थोड़ा क्या होगा, और थोड़ी सी जो बातें बचेंगी वो भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा H3 किसके बराबर है, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। डेल्टा H4 किसके बराबर है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर है। ठीक है, तो देखो ये किससे, ये मिलके क्या करेंगे, ये मिलके आपका यहाँ पे यम यक सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये गैसेस स्टेट में क्या है, कैटायन है, ये क्या है, गैसेस स्टेट में एनायन है। और ये मिलके क्या करेंगे, एक मोल गैसेस क्या बोलेंगे, आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। और इसको बनने के बाद जो रिलीज एनर्जी होगा, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, मतलब लैटिस एनर्जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको डेल्टा H5 नहीं करते हैं, क्योंकि देखो यार, डेल्टा H5 इज इक्वल टू यू करोगे तो डायरेक्ट ही पहले ही यू लिख दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह कम था इसलिए हर जगह डेल्टा H1 डेल्टा H2 करा, और फिर क्या करेंगे, सॉल्व करने के टाइम यही सब वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया। देखो, जो ये सेवरल स्टेप से जाने के बाद हमने ये बनाया, यही चीज तो हमने पहला जो कंडीशन, नहीं, जो पहला एजम्पशन था कि डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, उसमें भी तो हमने यही किया था। तो देखो, अगर आप क्या करो, आपको कॉलेज जाना है तो आप क्या करो, आपका ये घर है होम और ये कॉलेज है, तो आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ।
आपका जो आपके अंदर का जो चेंज ऑफ एनर्जी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देखो हैश लॉ क्या बोलता है, हैश लॉ ये बोलता है कि आप कोई भी काम को किसी भी रास्ते से पहुंच के पूरा करो, आपका जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज ऑफ एनर्जी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो देखो जिससे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने के बाद जो हम यहाँ पे पहुंचे उसका पूरा एनर्जी किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने के बराबर होगा। माने मतलब ये जो हमने पहला वाला फॉर्म बनाया था उसके अंदर डेल्टा एस कितना आया था, ये होगा। तो ये किसके बराबर होगा, इसके सम के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे यू भी है, इसके भी सम के बराबर होगा। जिससे ये चार्ट नोट करो, इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जो आपका हैश लॉ बोलता है कि डेल्टा एच कैसे निकला, पहले वाली इक्वेशन से जो हमने पहला सॉल्व किया था वो किसके बराबर होगा, इन सब के सम के बराबर होगा। तो पहले क्या है, पहले पहले सब्लिमेशन एनर्जी था, फिर क्या था, फिर डिसोसिएशन एनर्जी था, फिर क्या था, फिर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी था, फिर क्या था हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव क्यों, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज किया। और फिर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लैटिस एनर्जी, ये भी क्या हुआ, रिलीज हुआ है, ठीक है। तो देखो यही जो U है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी U को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे की हुई, यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है। देखो जब हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, जब हमने यक्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, तो जब यक्स माइनस बना था तो एनर्जी रिलीज हुई थी, उसको हमने माइनस से डिनोट किया। लेकिन जब ये बना तो यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिखा, तो देखो यार हमने क्या जाना है, ये जो प्रोसेस ये जो आगे बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे यम प्लस गैसेस था, और फिर यहाँ पे क्या था, नीचे आपके पास यक्स माइनस गैसेस था। जब ये दोनों मिलने के बाद इस प्रोसेस में मतलब इस रास्ते में जब क्या मिल के ये सॉलिड बनाने लगे, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुआ उसको हमने यू लैटिस एनर्जी से डिनोट किया, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पे यू को नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, यू, तो इसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। देखो यहाँ पे सिर्फ हमने यू से लिखा हुआ है इसीलिए हमने प्लस साइन यूज किया। लेकिन देखो जब भी आप सॉल्व करोगे, जैसे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखो यू क्या है, लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी क्या होता है, रिलीज एनर्जी। तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, मतलब मैक्सिमम नहीं, 100% आपके पास निगेटिव में वैल्यू आएगा। और निगेटिव इंडिकेट क्या करता है कि एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है। तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्यों निगेटिव से दिखाया और पोटेंशियल एनर्जी को क्यों पॉजिटिव से दिखाया, ठीक है। लास्ट में नीचे से थोड़ा सा कटा हुआ है, देखो, ठीक है, फिर से समझ लो। यहाँ पे क्या था, गैसेस था, इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक्स माइनस गैसेस बना, तो वहां पे जो एनर्जी वो खुश होकर रिलीज किया, तो क्या किया, उसको हम माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से दिखाया, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है तो उसको माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ उसमें हमने क्या किया था, ऐसा इक्वेशन बना के दिखाया था, इसलिए इसको जो एनर्जी रिलीज है उसको यहाँ माइनस साइन से डिनोट किया, ठीक है। लेकिन यम प्लस गैसेस और एक्स माइनस गैसेस के बनने के रास्ते में जो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब बनने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हमने सिंपली यू से डिनोट किया, ठीक है। और जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यू का हमेशा क्या होगा, निगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। तो कभी इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे निगेटिव क्यों लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगाया, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन करें, आपको क्लियर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपका डेल्टा एस का वैल्यू कितना है, माइनस क्यू है, ठीक है। तो उसको भी लिख लो, ठीक है, माइनस क्यू क्या बताएगा, जो आपका सॉलिड है वो जब बना हुआ है उसके पास कितना एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पहले स्टेप से आया, वहां पे क्या डायरेक्टली बन गया था, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, ठीक है, हर वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको हमेशा ये निकालना होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, हमको केसीएल बनने के बाद जो लेटेस्ट एनर्जी रिलीज होगा वो कैलकुलेट करना है। हमको डेल्टा एस दिया है, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, जो एक स्टेप में हो गया था पहले वाला वो दिया है। और सभी देखो किलो कैलोरी पर मोल में दिए हुए हैं। सब्लिमेशन एनर्जी दिया है, सब्लिमेशन एनर्जी अब ये किसका है, पोटेशियम का है, मतलब पोटेशियम सॉलिड से जब गैसेस स्टेट में गया वो एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 दिया है, Cl2 के बीच का बॉन्ड तोड़ने वाला एनर्जी। और एक Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू दिया है। और आयनाइजेशन एनर्जी किसका, पोटेशियम का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो करते क्या है, यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू, पहला वाला। तो
तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप माइनस ऑफ 104.2 रखोगे, नहीं देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, तो माइनस का साइन पहले से ही आ चुका है, तो दोबारा अलग से माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा एच रखोगे तो सिंपली क्या लिखोगे आप, माइनस 104.2 लिखोगे। मकाने का मतलब जो निगेटिव साइन है डेल्टा क्यू का, वो पहले से ही यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। निगेटिव साइन का मतलब ये निगेटिव, और क्यू का वैल्यू कितना है, सिर्फ इतना है 104.2 है, ठीक है। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना। और सब्लिमेशन एनर्जी कितना है आपके पास, 21.5 सभी किलो कैलोरी पर मोल में है, ठीक है। और क्या फिर हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि देखो Cl2 है और हमको 1 मोल ऑफ KCl बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा मोल लेंगे, तो देखो इसलिए हमने हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी लिखा है, तो इसको हाफ करोगे तो आपके पास 28.9 आएगा, ठीक है। प्लस आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो कितना है, 101.6 है, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है, इतना है, तो माइनस 87.3 प्लस यू को क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -104, कट गया लाइन, एक सेकेंड, चलो तो कंटिन्यू कर देते हैं। हमें अभी यहाँ पे कितना है, -104.2 है, इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 65 के बराबर, प्लस यू, फिर यू निकालोगे, कट गया नीचे का, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे ऊपर देख लो, यहाँ पे u निकालोगे तो आपके पास नियरली 168 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, तो देखो सॉरी सॉरी, और निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि देखो ये इधर आएगा तो ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव साइन के साथ, निगेटिव साइन क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुआ, और u है क्या, लैटिस एनर्जी, तो क्लियर हो गया ना कि निगेटिव साइन का मतलब क्या, वो अपने आप में ही ये बता देगा कि एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, बनाने में 1 मोल KCl को बनाने में इतना है, -168 पॉइंट समथिंग एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिस एनर्जी के बारे में। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो कोई भी आयनिक सॉलिड होता है उसका स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लैटिस एनर्जी के वैल्यू के ऊपर। लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा हाई होगा उसका स्टेबिलिटी जितना हाई होगा, स्टेबिलिटी उतना हाई होगा तो उसको तोड़ने में उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, और मतलब क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फॉर्मेशन जो भी है उसको बनाने में, उसको तोड़ने में जो भी एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंपल एग्जांपल है MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो देखो अगर इसकी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो, क्योंकि देखो मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 - का चार्ज है, जिससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली इतना ज्यादा पकड़े रहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट नियरली 2852 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ जाता है, 2852 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्यों हुआ, इनके इतने हाई चार्ज की वजह से, जिससे ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिससे इनका लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है इसकी वजह से, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो, आपको बताना है कि किसका लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होगा, ठीक है। आपके पास सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम को फ्लोराइड क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, और सोडियम आयोडाइड हो गया। अब बताओ इन चारों में से किसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, उसके क्लोजनेस के ऊपर, जितना ज्यादा क्लोज क्लोज पैक होंगे उसका लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा हाई होगा। तो देखो सोडियम तो हर जगह सेम है, तो बात करें किसके, इसके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीड आयोडीन के बारे में, तो इन सब में F- मतलब इसका साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा छोटा होता है, तो ये क्या करेगा, बहुत ही टाइटली इसको पकड़े रहेगा, इसका साइज इसका साइज इसका साइज बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो सोडियम के क्या बोलते हैं, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में से सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। बात करते हैं जब क्या करेंगे, किसी भी आयनिक सॉलिड के सैंपल को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर मिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। सपोज कर लो ये एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमने एक आयनिक सॉलिड का टुकड़ा मिलाया, ठीक है। तो होगा क्या, जो आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, पानी में जाने, पानी नहीं, अभी सिर्फ सॉल्वेंट मानो, पानी को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है। ये कोई सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने इसको मिलाया, तो मिलने के बाद इसके स्ट्रक्चर पे अफेक्ट करे पड़ेगा। अफेक्ट क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब इसको आप सॉल्वेंट के अंदर मिलाओगे तो इस सॉलिड के आयंस
और सॉल्वेंट के बीच क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब कुछ बातचीत होगी, तो क्या होगा, जिससे क्या करेगा सॉल्वेंट इसके पार्टिकल्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और धीरे 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 क्या करेगा, ये सॉलिड इस सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा। उस घुलने को क्या कहा जाता है, उस घुलने को सिंपली सॉल्वेशन कहा जाता है। ठीक है, सॉल्वेशन का मतलब घुलना। ठीक है, जब कोई सॉल्वेंट होगा, कोई भी सॉल्वेंट हो, तो किसी आयनिक सॉलिड का घुलना क्या कहलाता है, सॉल्वेशन। और अगर आप सॉल्वेंट जो आप बोल रहे हो, उसी सॉल्वेंट को अगर आप वाटर बना दो, तो इसी घुलने को क्या कहा जाता है, जब वाटर यूज हो जाता है एज ए सॉल्वेंट, तो घुलने को बोला जाता है हाइड्रेशन बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रेशन, DRATIUN, हाइड्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या था, ये क्लोजली पैक्ड था, और जब ये क्या हो गया, घुल गया, मतलब अपने अलग अलग आयंस में टूट गया, तो हुआ क्या, देखो वाटर ने क्या किया, वाटर है, वाटर ने इसके पार्टिकल के बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स से, सपोज कर लो, हाँ इसको उठाओ इसको उठाओ, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या एक दूसरे से बंधे हुए थे, वाटर ने इस बॉन्ड को तोड़ने का काम किया, तो बॉन्ड को टूटा, मतलब इस दोनों के अंदर से अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी था, कौन सा एनर्जी, बॉन्ड बनने की वजह से जो एनर्जी था वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये वाटर क्या करेगा, इनको तोड़ के इनके अंदर का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है रिलीज कर देगा। तो देखो जो सॉल्वेशन का प्रोसेस होता है, जब सॉल्वेंट कोई यूज होता है, या हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, जब वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, उस दोनों केसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम सिंपली सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे वाटर की बात करें, तो वाटर ने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम किया। तो कोई भी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका इस बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ये सॉलिड क्या करेगा, सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, डिजोल्व होगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप वाटर की बात करो और लिक्विड अमोनिया की बात करो, तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, केसी आपने पढ़ा था क्लास 12 फिजिक्स में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपली समझो, दो चीज के बीच में अगर बॉन्ड बना है, तो उनके बीच तीसरा, अगर सपोज कर लो ये वाटर आ गया, वाटर आएगा तो इस बॉन्ड को अफेक्ट करेगा। ये जो बॉन्ड को अफेक्ट करने वाली पावर होती है, उसको सिंपली बोल दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो के बीच में तीसरे ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो दोनों होते हैं, इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जब कोई सॉलिड का पार्टिकल या कोई भी सॉलिड का सब्सटेंस इन दोनों के अंदर मिलाया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा तेजी से इसके आयंस को अलग अलग तोड़ देते हैं, जिससे इसके अंदर किसी भी आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व होना क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, या क्या क्या बोलो, आसानी से घुल जाता है। ठीक है, और जैसे हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की और बेंजीन की, बेंजीन, तो इनका जो केसी का वैल्यू होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, वो बहुत ज्यादा लो होता है। तो ठीक है, जब इनके अंदर किसी भी आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करोगे, तो वो बहुत ज्यादा नहीं घुलेगा, या हल्का सा ही घुलेगा। ठीक है, तो देखो एक एक सेकेंड, कैप गिर गया था। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, ठीक है, कि कोई चीज कब घुलता है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं वाटर के बारे में। ठीक है, सपोज कर लो हम यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे कोई हमारे पास आयनिक सॉलिड है। ठीक है, आयनिक सॉलिड है, तो देखो जब वाटर का एनर्जी इसके आयंस को तोड़ने के एनर्जी से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ये इसके अंदर घुल जाएगा। तो वाटर जिस एनर्जी से इसके आयंस को तोड़ता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। आयनिक सॉलिड है तो उसको क्लोजली क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी से वो क्या है, पैक्ड है। तो देखो जब हाइड्रेशन एनर्जी मतलब इसको, इस सॉलिड के पार्टिकल को तोड़ने वाली एनर्जी जब ज्यादा होगी इसके पैक्ड एनर्जी से, तो क्या होगा, वाटर में घुल जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका हाइड्रेशन एनर्जी आपके लैटिस एनर्जी के बराबर हो जाए, तो ये क्या होंगे, स्प्रिंगली सॉल्यूबल होंगे। स्प्रिंगली का मतलब हल्का सा क्या घुलेंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, और जब आपका हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू छोटा हो जाए लैटिस एनर्जी से, तो आपका सॉल्युबिलिटी ना के बराबर होगी। तो ऐसे केस में ये जो सॉलिड है वो कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी का मतलब इसके सॉलिड के आयंस को तोड़ने वाली एनर्जी, जब ये कम हो जाए इसके पैक्ड एनर्जी से, तो क्या होगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये आप वाटर के लिए भी लगा सकते हो, या कोई भी सॉल्वेंट है उसके लिए लगा सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ ही इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे
हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्यों आपका BaSF4 आपका वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, और आपका जो Na2SO4 है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल सा रीजन है, पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, इसको हम वाटर में मिला रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर बना दो, ये वाटर है और ये एक BaSO4 का सैंपल है। ठीक है, तो देखो किसी भी चीज का वाटर में घुलने के लिए क्या जरूरी है कि वाटर का हाइड्रेशन एनर्जी इसके लैटिस एनर्जी, मतलब जिस फोर्स से ये पैक्ड है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये इनसॉल्युबल लिखा है, इनसॉल्युबल का मतलब जो हमने भी कभी चार्ट बनाया था छोटा छोटा सा हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी का, वो मतलब ये इनसॉल्युबल है, मतलब तीसरे केस में आएगा। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, लैटिस एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से BaSO4 क्या होता है, पानी में नहीं घुल पाता। और इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जैसे Na2SO4 की बात करो तो इसको क्या लिखा है, सॉल्युबल लिखा है। सॉल्युबल का मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी वाटर का लैटिस एनर्जी ऑफ Na2SO4 से ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, ये आसानी से घुल जाएगा। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।